नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए पेपर 1 हिंदी स्टेट के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काव्य गुण और शब्द शक्ति को देखेंगे। यानी काव्य गुण क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, और शब्द शक्ति क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। तो ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप अगर बिहार स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि पेपर 1 का जो है सिलेबस में काव्य गुण और शब्द शक्ति भी लगा हुआ है। तो दो टॉपिक को मैं एक साथ समाहित किया हूँ ताकि आपका जो कम समय है उसमें ज़्यादा तैयारी हो सके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू देंगे उसको भी देखिएगा ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि काव्य गुण और शब्द शक्ति बहुत ही गंभीर टॉपिक है, क्योंकि ये काव्य शास्त्र का एक भाग है और काव्य शास्त्र को समझने के लिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना जरूरी है। एक एक बिंदुओं पर भी गौर करना जरूरी है ताकि आप इसे आराम से समझ सकें और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसका जो है आंसर कर सकें। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप काव्य गुण और शब्द शक्ति, इसमें हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले काव्य गुण के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे साथ अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी जंक्शन के नाम से बना हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, उससे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ जो है पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं वो उस चैनल से जुड़ जाएं ताकि टेलीग्राम पे आपको जो फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा उसको आप लोग देख सकें। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ प्रत्येक दिन एक प्रश्न भी दिया जाता है और ये जो पेपर 1 का पीडीएफ है सारा वहाँ सेंड किया जाएगा। अभी तक सेंड नहीं किया गया है तो 1-2 दिन में वहाँ सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोग जो है तैयारी अच्छे ढंग से कर पा सकें। तो आप देख पा रहे हैं काव्य गुण है यहाँ पढ़ना। तो सबसे पहले काव्य गुण को समझते हैं, देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य में गुण और दोष होते हैं उसी प्रकार काव्य में भी होते हैं। जैसे गुणों से व्यक्तित्व का उत्कर्ष और दोषों से अपकर्ष होता है, वैसे ही गुण से काव्य का उत्कर्ष और दोष से अपकर्ष होता है। इसीलिए आचार्यों ने काव्य के लिए सगुण और अदोष होने का विधान किया है। सगुण मतलब उसमें अच्छे गुण और अदोष माने दोष रहित होने का विधान किया है, यानी काव्य में दोष ना होना चाहिए और अच्छे गुण होना चाहिए। भारतीय आचार्यों ने गुण को आत्मा का धर्म माना है। काव्य में भी आत्मा होती है जिसे रस कहा गया है, अतः काव्य में गुण रस धर्म है, अर्थात गुण रस के अंतरंग पदार्थ है। गुण उसे कहते हैं जो रस के साथ सदैव विद्यमान रहता है, यानी रस के साथ जो हमेशा विद्यमान रहता है उसे ही गुण कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। काव्य गुण की संख्या, यानी काव्य गुण के कितने प्रकार हैं, संख्या है, कितने भेद हैं, ये हमको देखना है। तो गुणों की संख्या मुख्यतः 3 मानी गई है, जिसमें ओज गुण, माधुर्य गुण तथा प्रसाद गुण हैं, जिसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। काव्य गुण के जो प्रकार हैं ओज गुण है, माधुर्य गुण है और प्रसाद गुण है। हम लोग बारी बारी से जो सारे गुण हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसका आप आंसर अच्छे से कर सकें। तो आप लोग अगर
बीपीएससी 3.0 का तैयारी कर रहे हैं या पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें काव्य गुण और शब्द शक्ति को बताया गया है। तो शब्द शक्ति से भी प्रश्न पूछा जाता है, काव्य गुण से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके चीज़ों को समाहित करते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले ओज गुण को हम लोग देखते हैं। जहाँ काव्य को पढ़ने से सहृदय के चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार हो जाए, वहाँ ओज गुण होता है। आचार्यों ने इस गुण को वीर, विभत्स, भयानक और रौद्र रसों से बताया है। इस गुण में कठोर वर्ण प्रयुक्त होते हैं, जैसे ट, ठ, ढ, प, फ, ब आदि जो है कठोर वर्ण हैं और समास बहुलता होती है। यानी इसमें जो है जो ओज वाले शब्द हैं ज़्यादा होंगे। जैसे आप इस पंक्ति में देख सकते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ओजता बढ़ी गई है। माने आप में जो है एक उत्साह आ जाता है, एक जो है ऊर्जा का संचार होता है, तो ये ओज गुण होगा। ऐसा ही आपको अगर पंक्ति दिखाई दे एग्जाम में तो आप इसे ओज गुण में डाल सकते हैं। तो इसे जो है आप 2-4 बार पढ़िएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा 2-4 दिन के बाद 20 तक। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके 2-4 बार पढ़िएगा ताकि चीज़ें को समझ सकें। अब जो है माधुर्य गुण है। जहाँ काव्य पाठ से सहृदय का अंतःकरण प्रसन्न अथवा द्रवित हो जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। इस श्रृंगार, करुणा और शांत हास्य रस में यह गुण विद्यमान रहता है। इस गुण में कठोर वर्णों का प्रयोग न होकर कोमलकांत पदावली का प्रयोग होता है। यानी माधुर्य गुण वो है जिसमें कोमल शब्दों का प्रयोग होता है, कोमल जो है वर्णों का प्रयोग होता है, और करुण, शांत और हास्य 3 रसों में जो है पंक्तियाँ होती है। तो इसमें जो है माधुर्य गुण होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मन मन निक्ष्यो मुकुंद मधुवन ते। तो यहाँ जो है माधुर्य गुण आया है। इसी प्रकार से जो श्रृंगार रस के पंक्ति होंगे, जो हास्य रस के होंगे, जो शांत रस के होंगे, उसमें माधुर्य गुण रहता है। ये आप ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि काव्य शास्त्र का जो भी टॉपिक है उसे समझने के लिए आपको ध्यान से चीज़ों को समझना होगा। एक एक शब्दों पे आपको जो है अधिकार बनाना होगा समझकर, और उसके बाद एग्जाम्पल से ये सब चीज़ें ज़्यादा समझा जा सकता है। तो इसलिए एग्जाम्पल को मैंने दिया है ताकि चीज़ें को समझ सकें। अब जो अंतिम गुण है प्रसाद गुण है, उसको हम लोग देखते हैं। प्रसाद गुण है जहाँ कविता का अर्थ और भाव सुनते ही समझ में आ जाए और सहृदय के चित्त में व्याप्त हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण से युक्त कविता में अर्थ की स्पष्टता उसकी प्रधान विशेषता है। भावों के अनुसार इसमें कोमल, कठोर सब तरह के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। सभी रसों के उत्कर्ष में यह गुण सहायक होता है। जैसे बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी, पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, यानी ये जो है सीधे सीधी कोई भी चीज़ से संबंधित हो तो ये जो है प्रसाद गुण में आ जाएगा। तो आप लोग प्रसाद गुण को अच्छे से देखिए, समझिए, एग्जाम्पल को देखिए, और इससे संबंधित जो एमसीक्यू देंगे उससे भी आप समझ सकते हैं। तो काव्य शास्त्र को समझना बहुत गंभीर टॉपिक है, इसे आसान नहीं समझें, क्योंकि आप इसे एक निश्चित परिभाषा में बांधना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब जो है शब्द शक्ति है, तो शब्द शक्ति को देख लेते हैं। शब्द की शक्ति असीम है। संसार में मूर्त या अमूर्त पदार्थ की प्रतीति कराने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। मोटे तौर पर शब्द का अर्थ ध्वनि, वाक्य, पद, कथन आदि भी होता है।
कवि गंग के अनुसार जो सुनी पड़े सो शब्द है, समझी पड़े सो अर्थ। यानी जो सुनाई पड़ता है अर्थात जो सुन पड़े वह शब्द है और उससे जो समझ में आवे वो जो है अर्थ है। तो इससे आप देख सकते हैं उच्च शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। रसगुल्ला का नाम लेते ही मुंह में पानी भर आता है। साफ शब्द का उच्चारण करते ही मन में भय का संचार होता है। वह प्रभाव अर्थगत है। अतः जिसे शब्द के द्वारा शब्द का यह अर्थगत प्रभाव पड़ता है वही शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द का अर्थ जैसे हम कोई चीज़ समझ गए तो वही शब्द शक्ति है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। यह एक प्रकार से शब्द और अर्थ का संबंध है। शब्द का अर्थ व्यापार है, यानी शब्द जो है उसका अर्थ व्यापार है। यानी जिससे आप समझ पाते हैं कि जैसे आप पेन बोले तो दिमाग में आ गया कि पेन ये इस तरह जिससे लिखा जाता है वही पेन हो सकता है, तो वो क्या है, शब्द शक्ति है। यानी आप जो समझ पाते हैं शब्द उच्चारण के माध्यम से जो भी होता है, कानों में गुंजाइश दिया, आप समझ गए कि ये क्या है, उसका क्या प्रयोग है, तो वही शब्द शक्ति है। अब हम लोग जो है शब्द शक्ति के प्रकार को समझते हैं, जानते हैं। तो शब्द शक्ति के प्रकार हैं। शब्द शक्ति 3 होते हैं, अविधा, रक्षणा, व्यंजना। इसके 3 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे वाचक, रक्षक और व्यंजक। इसके 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, जैसे वाच्यार्थ, रक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। यानी अभिधा का प्रयोग होगा तो वाच्यार्थ होगा, जिसमें कर्ता से संबंधित बातें होगी, सीधा सीधी समझ में आएगा। रक्ष्यार्थ जिसमें रक्षण दिखाकर बात किया होगा। व्यंग्यार्थ जो कि उल्टा शब्द में कहा गया होगा, कहा कुछ जा रहा है और समझना कुछ है। यहाँ देखिए शब्द शक्ति के प्रकार आपको दिया गया है। अभिधा भ से होगा, टाइपिंग मिस्टेक किया गया है, इसको हम सुधार देंगे। रक्षणा, व्यंजना, तो आप इसे देख सकते हैं, डायग्राम से समझ सकते हैं। अब बारी बारी से हम चीज़ों को समझते हैं। अविधा क्या है? अविधा वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार है जिसमें साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है। जैसे आम कहने से एक विशेष प्रकार के फल को हम समझ लेते हैं, उससे किताब या कुर्सी नहीं समझते। यानी आम कहते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आम यही होगा। यह आम वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ विशेष फल है जो निश्चित है। व्यवहार, परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ सिद्ध है कि यही आम हो सकता है। यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जीवन के नित्य व्यवहार में अभिधा का अत्यधिक महत्व है। यानी जैसे कोई कह दिया जाता है कि पेन यानी कलम, तो हम समझ लेते हैं कि ये कलम है, जिससे लिखा जाता है वही कलम हो सकता है। तो यही क्या है, शब्द शक्ति है। और ये जो सीधा सीधी अर्थ दे दे वो अभिधा है। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। रक्षणा, देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बीपीएससी 3.0 के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी। तो आप लोग चीज़ें को अच्छे से समझिए, उसके बाद जो है उस पर गौर कीजिए। एग्जाम्पल को देखते हुए समझना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है बिना एग्जाम्पल के, उदाहरण के आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए उदाहरण से मैंने समझाने का प्रयास किया है। रक्षणा है मुख्यार्थ यानी मुख्य शब्द की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ रक्षित हो उसे रक्षणा कहते हैं। एक उदाहरण से रक्षणा को समझने की कोशिश करें। सीता तो गाय है। यहाँ गाय शब्द के ये प्रचलित अर्थ में बाधा पड़ जाती है। ये गाय मतलब जानवर होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सीता स्त्री है, गाय नहीं है। लेकिन यहाँ सीता के लिए गाय शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया गया है। सीता की सरलता, यानी सीता इतना सीधा है जैसे गाय है। यानी गाय का जब भी प्रयोग होता है तो सीधे के लिए किया जाता है, क्योंकि जानवर होते हुए भी जैसे आप कहते हैं वैसे सुनता है। यानी सीधा से प्रयोग किया गया है, इतना सीधा है कि जैसे गाय है। तो जैसे हम बोले कि सीता तो गाय है, यानी उसका भाव निकल कर आ रहा है, अर्थ निकल कर आया समझने वाले को कि सीता एकदम सीधा है, जैसे कहा जाता है वैसे सुना जाता है। तो यहाँ देखिए सीधा को रक्षित करने के लिए गाय शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यहाँ गाय शब्द का
अर्थ विशेष जीव ना होकर सरलता से है। यानी यहाँ किसी विशेष जीव का अर्थ नहीं है, यानी अर्थ में बाधा उत्पन्न हुआ है और क्या है, एक दूसरा अर्थ देता है जिसका हम लोग जीवन में देखते हैं। तो ये जो है कि रचना यानी लक्षण दिखा कर के बात करना ही रचना होता है। अब जो है व्यंजना पे जाते हैं। व्यंजना स्पेशल जो है पढ़ना है आपको पेपर 1 में, व्यंजना पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए व्यंजना को हम लोग समझते हैं। तो व्यंजना का शब्दार्थ है विशेष रूप से स्पष्ट करना, खेलना या विकसित करना। अविधा और रक्षणा शक्तियों के अपना अर्थ बोध कराने के बाद जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। ऐसे शब्द को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यानी विशेष प्रकार का जो है व्यंग करके जो है, आप देखे होंगे व्यंग जो रचनाएं हैं उसमें व्यंग करके बातें कही गई है, घुमा कर बातें कही गई है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यंजना में आएगा। जैसे सास ने बहू से कहा सूर्य अस्त हो गया, सास ने बहू से कहा सूर्य अस्त हो गया, बहू ने इसका अर्थ समझा कि दीपक जलाओ। यानी हम सीधा सीधी जो है नहीं कहें कि दीपक जलाओ, वहाँ क्या बोला जा रहा है कि सूर्य अस्त हो गया। तो आपको जो है व्यंग के रूप में देखा जाता है कि कहा जाता है कुछ, उसका अर्थ कुछ समझा जाए। यह अर्थवाच नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य का दीपक अर्थ और अस्त होने का जलना अर्थ किसी प्रकार साक्षात जो है सांकेतिक नहीं है। फिर यह अर्थ सच रक्ष भी नहीं है क्योंकि रचना की पहली शर्त है मुख्यार्थ में बाधा। सो सूर्य का जो वाच्यार्थ है वही यहाँ भी है, कहीं कोई बाधा नहीं है, इसलिए अर्थ को ना तो वाच ही कह सकते हैं ना रच। यह अर्थ व्यंग्य है, अर्थात विशेष प्रसंग से इस अर्थ की व्यंजना या प्रतीति होती है। यानी हाँ कहा गया है कि सूर्य अस्त हो गया तो सीधा सीधे समझ लिया गया कि अब हमें दीपक जलाना है। इस प्रकार व्यंजना शक्ति कार्य में अर्थ की गहराई, सघनता और विस्तार लाकर रस को जो है व्यंजित करती है। काव्य शास्त्रियों ने तो सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता वही स्वीकार की है जहाँ रस या व्यंग व्यंजित होता है। यानी काव्य जब व्यंग रूप में बात किया जाता है तो वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं कि ये व्यंजना है, यानी किसी को कहा जाता है कुछ और समझा जाता है कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यंजना हो जाएगा। तो आप लोग इसे 1-2 बार देखिए, समझिए, पढ़िए, PDF आपको दे दिया जाएगा और समझने का प्रयास करें। इससे संबंधित बहुत प्रश्न रहते हैं, BPSC 3.03 में भी रहेगा और पेपर 1 में भी रहेगा, तो आप अच्छे से समझिए। नोट देखिए, शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना और अर्थ पर आधारित व्यंजना को अर्थी व्यंजना कहा जाता है। तो इससे भी प्रश्न कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी व्यंजना है, तो अर्थी व्यंजना होगा या शाब्दी व्यंजना होगा। शब्द से संबंधित जो आधारित होगा वो शब्दी व्यंजना होगा और अर्थ से संबंधित अर्थी व्यंजना होगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रस में ओज गुण पाया जाता है, निम्न में से कौन सा रस में ओज गुण पाया जाता है। तो आप सभी को ऊपर बताया गया है वीर रस, रौद्र और भयानक, और साथ ही साथ विभत्स रस में क्या है, ओज गुण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, ये जो पंक्ति प्रयोग किया गया है उसमें कौन सी शब्द शक्ति है आपको बताना है। तो देखिए सीधा सीधे बात किया गया है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ अभिधा हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो उससे क्या है, रचना कहते हैं। रक्षण दिखाकर बात किया जाए रचना कहा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीक़ा से पेपर 1 में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैंने प्रश्न को समाहित किया है ताकि आप समझ सके प्रश्न कैसे पूछा जाता है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई।
इस दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ देखिए व्यंजना की बात किया जा रहा है। चलती चाकी देख के कबीरा, चाकी क्या है? चाकी वहाँ जाता का चाकी नहीं चल रहा है, संसार का बात किया जाए तो व्यंजना किया जा रहा है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग इस 10 MCQ में कितने सही करते हैं हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग अच्छे ध्यान देकर पढ़ रहे थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे। जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है या जिस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे क्या है? अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे और ना लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो योग प्रसिद्धि अर्थ काम करे ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ काम करे, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो आप सभी को पता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से देखिए और इससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा उसे जो है आंसर करने का प्रयास करें। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इनमें कौन सा काव्य गुण है? तो इनमें कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें वीरता का बात किया जा रहा है। विकल्प क हो जाएगा, ओज गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जर, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? मधुर मधुर मेरे दीपक जर, इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें माधुर्य गुण है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, उक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? ये जो पंक्ति है उसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ देखिए रक्षण दिखाकर बात किया गया है, तो इसका जो है विकल्प ख सही हो जाएगा, रचना हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, इन पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें जो काव्य गुण है प्रसाद काव्य गुण है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को शब्द शक्ति और काव्य गुण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थे, प्रकार थे, प्रश्न थे, उसको मैंने यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं इससे जुड़कर, और ये आपके तैयारी में बेहतर भूमिका अदा कर सकता है। चाहे आप BPSC 3.0 का तैयारी कर रहे हो या फिर ए स्टेट पेपर 1 का, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे बताया है। अब जो है पेपर 1 का रस अलंकार छंद 3 टॉपिक और संधि और समास और पदबंध, ये 3 टॉपिक यानी 6 से 7 टॉपिक बचा हुआ है, जिसको 2-4 दिन में हम लोग देख लेंगे। और बाकी विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्य प्रयोग आदि जो है आपको खुद से देखना होगा। और जो है अगर मेरे ए स्टेट पेपर 2 का नोट्स पाना चाहते हैं तो 199 रुपया, मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आप पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप BPSC 3.0 या सक्षमता परीक्षा का तैयारी करना कर रहे हैं और उसका प्रैक्टिस सेट और नोट्स पाना चाहते हैं तो 249 रुपया मेरे इसी नंबर पे भेज करके इसका जो है स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से नोट्स और जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो लेना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। और इसका अगर पेपर 1 का पाना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको जो है इस सब का नोट्स भेज दिया जाएगा पेपर 1 का, तो आप लोग इससे जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत आभार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत आभार।